खबर रुड़की से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लंढौरा स्थित गोल्ड प्लस के नए सिल्वर मिरर प्लांट का उद्घाटन किया और दीप प्रज्वलित कर यहां पर कार्यक्रम की शुरुआत की। सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, LIU, BDS पुलिस फोर्स मौजूद रहे। फैक्ट्री में हजारों लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई थी। मुख्यमंत्री के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक समेत खानपुर विधायक उमेश कुमार, पूर्व विधायक स्वामी यतीश्वरानंद भी मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में उत्तराखंड बहुत आगे बढ़ रहा है। गोल्ड प्लस ग्लास फैक्ट्री उत्तराखंड के अग्रणी औद्योगिक संस्थानों में से एक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड योग की भूमि है, धर्म की भूमि, कर्म की भूमि और सबसे सुरक्षित उत्तराखंड है। फैक्ट्री के संस्थापक सुभाष त्यागी और सुरेश त्यागी सिल्वर मिरर नाम से नए प्लांट की शुरुआत की है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार उद्यमियों को पूरी सहायता देगी। उद्योगों के लिए सरकार तमाम सुविधाएं देगी ताकि स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिल सके। हमने उद्योग समूह को और यहाँ पर औद्योगिकरण के लिए जितनी भी हमारे उद्योग समूह के साथ हमने बैठकें करी हैं, उन्होंने जिन जिन बातों पर, चाहे होने वाला 143 है उद्योगों का, इसके साथ सिंगल विंडो सिस्टम, उनकी जमीनों का लैंड यूज, नया एक्सटेंशन करने में सभी सुविधाओं को हमने जो है सरकार ने उसको स्वीकृत कर दिया है। आने वाले समय में हम उसको और सरलीकरण की तरफ ले जा रहे हैं, जिससे कि हमारे आने वाले उद्योग समूह के लिए हम लैंड बैंक की व्यवस्था कर रहे हैं और जो भी उद्योग यहाँ पर लगेंगे या जो उद्योग आना चाहेंगे, हम उन सब पे सुझाव ले रहे हैं और उनकी जितनी भी समस्याएं पिछली थी, उन सभी समस्याओं का भी हमने समाधान किया है। हम चाहते हैं कि सारे उद्योगपति, देश भर के उद्योगपति यहाँ आए। मैं उस अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जो है उनका भी स्मरण करना चाहता हूँ। हम लोगों ने एक अभी नई मिरर लाइन लगाई है जो सिल्वर कोटेड है। अभी तक हमारे पास में एल्युमिनियम कोटेड था और ये लाइन आई है सिल्वर कोटेड, जिसकी प्रोडक्शन 4500 टन पर डे है, पर मंथ की है। ऑलरेडी जो हमारे पास है 1700 टन पर मंथ की पहले से है। 6200 टन हमारी प्रोडक्शन अब हो जाएगी गोल्ड प्लस ग्रुप की, जो इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी बन गई मिरर बनाने में। उत्तराखंड सरकार भू कानून के लिए गंभीर नजर आ रही है और जल्द से जल्द इस कानून को अमली जामा पहनाने वाली है। इस कानून को लेकर बनी समिति ने लगभग अपनी सभी तैयारियां पूरी कर चुकी है और जल्द से जल्द ये समिति बैठक कर इसको मुख्यमंत्री को भेज देगी। भू कानून समिति के सदस्य और वर्तमान में बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि समिति भू कानून को लेकर अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है। एक अंतिम बैठक के बाद समिति अपना प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजेगी। अजेंद्र अजय ने बताया कि समिति ने इन बातों का भी ध्यान रखा है कि इस कानून से प्रदेश में आने वाले इन्वेस्टमेंट पर कोई असर न पड़े, साथ ही अवैध जमीन खरीद फरोख्त को भी रोका जाए। इन बिंदुओं को भी ध्यान रखा गया है। समिति 23 अगस्त तक फाइनल ड्राफ्ट बनाकर मुख्यमंत्री को सौंप देगी। तो देहरादून से है ये खबर। भू कानून को लेकर तैयारियां पूरी हैं। भू कानून समिति ने अपनी तैयारी की, फाइनल ड्राफ्ट सीएम को सौंपेगी समिति। उत्तराखंड STF को UK SSSC भर्ती परीक्षा की जांच के लिए इसके साथ साथ अब सचिवालय रक्षा कनिष्ठ सहायक जुडिशरी की परीक्षा और उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा की जांच भी सौंप दी गई है। इस मामले में उत्तराखंड के DGP अशोक कुमार ने कहा कि फॉरेस्ट गार्ड में ब्लूटूथ डिवाइस से नकल करने के मामले में पुलिस के द्वारा जांच की गई थी। अब पुलिस UK SSSC भर्ती परीक्षा की जांच के साथ इन दोनों परीक्षाओं की भी जांच करेगी। देखिए, जो हमारी ये स्नातक स्तरीय परीक्षा की FIR हुई है और उसकी जो विवेचना चल रही है, आपको पता ही है, तो उसी में कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं थोड़े बहुत जिनकी गहराई में जाने की आवश्यकता लगी हमको। STF के द्वारा ही बताया गया, तो फिर हमने कहा कि इसकी भी जांच की जाए और अगर इसमें ऐसा बनता है कि यहाँ भी क्राइम हुआ है, घोटाला हुआ, तो उसकी भी FIR।
चलिए अब खबर देहरादून से है, जहां पर एक कॉलर ने आपदा कंट्रोल रूम को सूचित किया कि ग्राम सरखेत रायपुर में बादल फट गया है, कई लोग फंसे हैं और एसडीआरएफ टीम की आवश्यकता है। उक्त सूचना पर पोस्ट शस्त्र धारा से निरीक्षक निरुद्ध भंडारी के हमराह टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण मार्ग माल देवता पर बाधित मिला। टीम ने बिना वक्त गवाए तत्काल पैदल ही आगे बढ़ने लगे। घटनास्थल पर पहुंचकर पता चला कि बादल फटने से नदी और कुआ खाला में अत्यधिक पानी आने से ग्राम सरखेत में कुछ मकानों में पानी घुस आया। एसडीआरएफ टीम ने ग्राम सरखेत में फंसे सभी लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया। किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। उत्तराखंड में 2011 के बाद 2021 में जनगणना की जानी थी, लेकिन कोविड-19 के चलते जनगणना नहीं हो सकी। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि जनगणना निदेशालय की ओर से जो भी निर्देश दिए गए हैं उनका पालन सुनिश्चित किया जाए। 2022 के सितंबर महीने से प्रदेश में एक बार फिर से जनगणना का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि केंद्र का प्रदेश में हो रही जनगणना से सीधा ताल्लुक रहता है, लेकिन राज्य सरकार को जो भी गाइडलाइंस केंद्र की ओर से दी जाएगी, राज्य सरकार उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जनगणना से अपना पूरा सहयोग देगी। सितंबर महीने से जनगणना का कार्य प्रारंभ कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। कोविड की वजह से 2 साल से ये अटका हुआ था कार्य और अब इसको फिर से शुरू किया जाएगा। तो देहरादून से ये खबर, कोविड की वजह से 2 साल से सितंबर महीने से जनगणना का कार्य जो है वो अब प्रारंभ होगा, जो कि 2 साल से अटका पड़ा था। कोविड-19 की वजह से जनगणना का कार्य अटका पड़ा था। अब आखिरकार सितंबर महीने से जनगणना का कार्य शुरू होगा। पे जनगणना हुई थी और 2021 में फिर होनी थी। 2 साल हमारे कोविड के निकले, आप जानते ही हैं। उस नाते जनगणना का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, लेकिन अब सितंबर माह से कभी भी, क्योंकि वैसे आप जानते हैं ये केंद्र सरकार का सीधा विषय रहता है और हम लोग तो उसमें एक सहयोग की भावना से हम लोग काम करते हैं और हमें ऐसा अंदाज लग रहा है कि सितंबर से प्रक्रिया शुरू होगी। लालकुआं नगर पंचायत की ईओ के खिलाफ नगर पंचायत क्षेत्र के सभी सभासदों ने मोर्चा खोल दिया है। अधिशासी अधिकारी पूजा पर विकास कार्य न करने और सभासदों को उचित सम्मान न दिए जाने का आरोप लगाया गया है। सभी सभासदों ने लालकुआं विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट को ज्ञापन देकर 1 हफ्ते में अधिशासी अधिकारी को हटाने की मांग की है। सभासदों का कहना है कि नगर निगम में जो प्रस्ताव पास किए जा रहे हैं उनमें की सभासदों की सहमति नहीं ली जा रही है और अधिशासी अभियंता सभासद से मिलने तक का समय नहीं देती है। वहीं विधायक डॉक्टर मोहन बिष्ट का कहना है कि कई बार शिकायत उनके पास भी आई है। उन्होंने ईओ को सख्त निर्देश दिए हैं, यदि कार्यप्रणाली पर सुधार नहीं किया गया तो जैसा सम्मानित सभासद कहेंगे फिर उसी प्रकार की कार्यवाही की जाएगी। अधिशासी अधिकारी को लेकर कुछ नाराजगी रखी है उनकी कार्यशैली को लेकर और विकास कार्यों में समय न दे पाने को लेकर उनकी शिकायत आई है। मैंने अभी उनसे बात भी की है अधिशासी अधिकारी से और उनको कहा है कि जनप्रतिनिधि का सम्मान करें और जनता हेतु जो कार्य किए जाने हैं उनको तत्काल करें। देखिए, पहले तो आप सभी का धन्यवाद है, आप विस्तार से इस खबर को चला रहे हैं। लालकुआं नगर पंचायत की अधिशासी अधिकारी सुश्री पूजा जी द्वारा हमेशा नगर पंचायत लालकुआं में जब से उनने अपना चार्ज लिया है तब से सभासदों की अनदेखी कर रही हैं। अगर हमारा कोई भी विकास का कार्य होता है उस एजेंडे को छोड़ के 3 बोर्ड की मीटिंग में उनने अटेंड
कर चुकी हैं। 3 बोर्ड की मीटिंग में करीब करीब हमारे 50 से 60 प्रस्ताव पारित हुए हैं। उसमें से अगर 10 भी विकास कार्य उन्होंने किए हैं तो वो धरातल में दिखा दें, वो हमें दिखाते हैं, हम पीछे हट जाएंगे। रामनगर में विश्व फोटोग्राफी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की विशेषताओं और चुनौतियों के विषय में जानकारी दी गई। कॉर्बेट के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर दीप रजवाड़ ने यहां पर रिंगौड़ा में स्थित आर्ट गैलरी में एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस दौरान आर्ट गैलरी में कॉर्बेट में मौजूद वन्य जीव और वनस्पतियों के कई फोटोज लगाए गए। साथ ही बच्चों को फोटो की मदद से जानकारी भी दी गई। उन्होंने स्थानीय लोगों को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से जोड़ने के लिए स्थानीय लोगों को कॉर्बेट भ्रमण में छूट देने की सरकार से मांग की है, ताकि नए युवा अधिक से अधिक संख्या में वाइल्ड लाइफ से जुड़कर कॉर्बेट को जान सकें। कि जिससे हमें प्रेरणा मिलती है, या जो एक अंश पहलू हैं जो के वाइल्ड लाइफ के, या हर जो फोटोग्राफी के जितने भी जनर हैं, चाहे वो आर्ट फोटोग्राफी हो या बर्ड फोटोग्राफी हो, मैक्रो हो, उन सभी पहलुओं को हमको रूबरू कराते हैं। तो पहले उन सबको शुभकामनाएं। दूसरा, जो विश्व फोटोग्राफी दिवस है और जो एक मतलब समर्पित है फोटोग्राफर को, और दूसरा उन युवाओं को जो लोग इसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, बट इसमें चुनौतियां बहुत हैं। और हम बात करें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की, क्योंकि यहाँ पर मैं एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूँ, तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर की बात करें तो बहुत महंगा शौक है और हर कोई इसको परस्यू नहीं कर सकता, हर कोई कैरियर फॉरवर्ड नहीं कर सकता। तो दिक्कत यह है कि इसमें जो सबसे बड़ी जो एक चुनौती है वो है कि हमें लोकल सपोर्ट करना होना। खबर देहरादून से है, जहां यूट्यूबर बॉबी कटारिया की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। उत्तराखंड पुलिस ने बॉबी कटारिया के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि इसके साथ ही उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि किसी भी एयरपोर्ट पर बॉबी कटारिया के वांटेड का नोटिस भेजा जा रहा है। अगर बॉबी कटारिया विदेश गया है तो उसके लौटते ही उसकी गिरफ्तारी होगी। बॉबी कटारिया के घर पर देहरादून पुलिस गैर जमानती वारंट तामील कराने भी रवाना हो रही है। तो यूट्यूबर बॉबी कटारिया की, देखिए, मुझे जो देहरादून पुलिस से पता चला है वो यही है कि उन्होंने इसका माननीय न्यायालय से वारंट निकलवा लिया है, तो फिर वारंट तामील किया जाएगा, उसकी प्रक्रिया पूरी होगी जैसे होनी चाहिए। हाँ, अगर विदेश वगैरह गया होगा तो ये प्रक्रिया भी की जाएगी, जिससे कि एयरपोर्ट पे ही हम उसको वो कर सकें। तो उसका वारंट निकला है तो तब तो वो नेचुरल उसका एक प्रोसेस है कि जो आदमी एयरपोर्ट का सहारा लेकर के जा सकता है, तो वहां पे हम नोटिस भेज देते हैं कि ये आदमी जो है हमारे यहाँ वांटेड है, ठीक, तो वो प्रक्रिया भी की जाएगी। चंपावत के टनकपुर शारदा नदी से लगे उचौली गौट इलाके के 28 हेक्टेयर खनन क्षेत्र में अवैध खनन का भंडारण कर खनन सामग्री में मजदूरों के काम करने का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में वीडियो बनाने वाला शख्स गणेश और दीवान सिंह का नाम लेता नजर आ रहा है और गांव में अवैध खनन कर खनन सामग्री छानने को गलत बता रहा है। इस मामले में एसडीएम हिमांशु यहां पर कफलचिया का कहना है कि घटनास्थल पर जाकर मामले की जांच की जाएगी और अवैध खनन करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्राम सभा उचौली गोट में अवैध खनन से संबंधित कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियोज हमारे संज्ञान में आए हैं। इसमें मेरे द्वारा उस स्थल का आज ही भ्रमण किया जाएगा और उसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जिले की चौबट्टा खां तहसील में राजस्व उप निरीक्षक और कानूनगो द्वारा मिली भगत कर एक मृत महिला की जमीन बेटे के नाम करने के बजाय उसके जेठ के बेटे के नाम चढ़ाने का मामला प्रकाश में आया है। पौड़ी जिले की चौबट्टा खां तहसील में जनवरी 2022 में गांव के एक व्यक्ति ने अपनी 25 साल पहले मृत हो चुकी चाची की जमीन का वारिस होने का दावा करते हुए दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया और राजस्व उप निरीक्षक और कानूनगो ने बिना जांच के दाखिल खारिज को स्वीकृत भी कर दिया। लेकिन जमीन के बिकने के बाद ये मामला तहसीलदार के सामने आया। तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर डीएम पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने राजस्व उप निरीक्षक सुरेंद्र प्रसाद चमोली और कानूनगो सुरेंद्र सिंह रावत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और मामले की पूरी जांच एसडीएम कोटद्वार को सौंप 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए हैं।
परिवार में और कोई सदस्य जीवित नहीं था, ये भी एक मामला सामने आया। तो कहीं ना कहीं इसमें मिलीभगत और लापरवाही करने की कार्रवाई एक नजर आ रही है और इस मामले को देखते हुए संबंधित तहसीलदार ने इसकी जांच करने की अनुरोध एसडीएम चौबट्टा खाल से किया। जांच में दोनों व्यक्तियों की संदिग्ध भूमिका प्रकाश में आई और जांच में दोषी पाया गया, ऐसा एक आरोप सिद्ध हुआ। हरिद्वार में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। जिला अस्पताल में भी मरीजों की लंबी कतारें लग रही हैं। यहां सिर्फ एक फिजिशियन होने के चलते मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इन दिनों वायरल फीवर के मरीजों की संख्या बढ़ी हुई है, जिसके चलते सैकड़ों की तादाद में रोजाना मरीज जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं। लेकिन पर्याप्त डॉक्टर और मूलभूत सुविधाओं के अभाव में मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि हरिद्वार के जिला अस्पताल में न सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि बड़ी संख्या में बाहर से आए यात्री भी इलाज के लिए पहुंचते हैं। लेकिन जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। वायरल फीवर जैसा आप कह रहे हैं, वायरल फीवर में कोई अतिरिक्त व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ती है। सामान्य बुखार, जुकाम, खांसी के मरीज आते हैं, इनकी पर्याप्त दवाएं स्टॉक में उपलब्ध है, इनको दवा दे दी जाती है। किन्हीं को 4 दिन 5 दिन के बाद अगर ज्यादा तबीयत खराब होती है तो भर्ती करके सामान्य दवा से ही ठीक होता है। पौड़ी पुलिस ने 6 बाइकों के साथ एक चोर को गिरफ्तार किया। एएसपी पौड़ी शेखर सुयाल ने बताया कि पौड़ी में चोरी हुई बाइकों की शिकायतों के बाद कोतवाल पौड़ी के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था और चोरी का खुलासा करने के लिए सीसीटीवी की मदद भी ली गई थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने चोरी का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 5,000 रुपए के इनाम देने की घोषणा की है। ये पिछले, जैसा कि मुझे बताया गया, पिछले 1-2 महीनों से लगातार न केवल सिटी क्षेत्र से बल्कि जो हमारा राजस्व क्षेत्र है वहां से भी बाइकें मिसिंग की सूचना थी। तो एक मुकदमा 9 अगस्त को कोतवाली पौड़ी ने दर्ज किया था। यहाँ किसी ने कंप्लेंट दी कि उनकी बाइक बाजार क्षेत्र से मिसिंग है। उससे पहले करीब 1 महीना पहले भी एक बाइक मिसिंग की सूचना इनके पास थी, चोरी की सूचना। तो इस पे हमारे कोतवाल साहब जो हैं, इन्होंने अपने नेतृत्व में एक टीम बनाई, एसआई हेमकांत और उनके साथ 4 आरक्षी, जिसमें कोई दिनेश नेगी जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण इसमें काम किया सीसीटीवी देखने का। तो 4-5 लोगों की टीम ने पिछले 8-10 दिन तक लगातार पूरे एरिया की रेकी करी, चल रही है। तो एक बहुत अच्छा काम हमारी पौड़ी गढ़वाल कोतवाली पुलिस ने कर रखा है। रामनगर के बसई से एक निजी स्कूल के छात्रावास में दिव्यांग बच्चे को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है, जहां परिजनों ने छात्रावास के शिक्षकों पर दिव्यांग बच्चे को बेरहमी से पीटने के आरोप लगाए हैं। सीएम पोर्टल और पुलिस को तहरीर सौंपी है और परिजनों ने पुलिस से आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। काठ गोदाम निवासी चंदन सिंह ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर में बताया कि उनकी 12 वर्षीय बेटी महिमा दिव्यांग है। पीड़िता की मां पूजा ने बताया कि इसके लिए 1.5 महीने पहले उसे बसाई के एक निजी स्कूल के छात्रावास में भेजा था। रक्षाबंधन के दिन परिजन महिमा को लेकर पहुंचे, जिसके बाद पीड़िता के शरीर पर चोट के निशान देखे। सर, हमें इसे 1.5 महीना वहाँ डाले हुए हैं और अगर इसे हम अभी राखी के इसमें लेके आए 9 तारीख को, तो हमने यहाँ घर आके इसके कपड़े चेंज करे। वहाँ हम कपड़े भी ले गए थे, इन्होंने अपने कपड़े इन्होंने अंदर ही जाके कपड़े चेंज कर दिए, हमें चेंज नहीं करने दिए, दरवाजा बंद करके। हमने घर आके देखे हुए, अगर वहाँ पर देखते हो हम वहीं पर एक्शन लेते। घर आके देखेंगे तो पूरे यहाँ पर निशान पड़े हुए हैं, हाथ में, बाजू में, सर में, जुई लीके सब कुछ पड़े हुए, दाने हो रहे हैं, उनमें पस भरा हुआ है। और हमने कॉल करके बात करी तो वो कह रहे नहीं हमने नहीं मारा है, अपने ऊपर नहीं कह रहे। हमारी लड़की फोटो देख के कह रही नहीं हमें इनने मारा है, आंटी ने। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के देघाट में स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद हुए हीरामणि और हरे कृष्ण की याद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधायक महेश जीना सहित कई संगठनों के प्रतिनिधियों ने शहीद स्मारक में पुष्पांजलि अर्पित की और शहीद हीरामणि और शहीद हरे कृष्ण के आश्रितों को पुष्पमाला और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में लोक संस्कृति विभाग की टीम ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। शहीद दिवस पर राजेश्वरी करुणा स्कूल बरंगल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों ने शिरकत की।
हरिद्वार के रोशनाबाद जेल में भी पूरी देश की तरह जन्माष्टमी की रौनक देखने को मिली। दरअसल हरिद्वार की जिला कारागार में सभी कैदी मिलजुल कर जन्माष्टमी मनाते नजर आए। जिला कारागार जेल में जन्माष्टमी के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका कृष्ण जन्माष्टमी के दिन समापन हुआ। वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज आर्य ने बताया कि जन्माष्टमी पर्व के पावन अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। जन्माष्टमी पर्व को लेकर कैदियों में काफी उत्साह देखा गया। रंगमंच पर अपनी कला के जरिए कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कैदी पिछले कई दिनों से पात्रों की रिहर्सल में जुटे हुए थे। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्र आनंद सरस्वती ने कहा कि हमारी संस्कृति से जेल में बंद कैदी अपनी मानसिकता को बदल सकते हैं और नए जीवन भगवान से क्षमा मांगकर शुरुआत नए जीवन की कर सकते हैं। जो जन्माष्टमी का पर्व है पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और देश की कारागारों में भी जो है ये पर्व मनाया जाता है। जिला कारागार में ये जो है कल से ही जो है जन्माष्टमी का पर्व स्टार्ट हो गया और कल भी जो है विभिन्न लीलाओं का जो है मंचन इस कारागार में हुआ था। और जन्माष्टमी का पर्व वास्तव में ये कारागृह का ही पर्व है, क्योंकि भगवान कृष्ण का जो अवतार है वो कारागृह में ही हुआ और यहाँ जिस प्रकार का लीला मंचन कैदियों के द्वारा हो रहा है और जो मेहनत यहाँ के जेल के हमारे अधीक्षक जी, जेलर जी और उनके सभी लोगों ने की है, तो बहुत सराहनीय है। चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं मालदेवता। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर। मालदेवता पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। मालदेवता का किया स्थलीय निरीक्षण और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा भी इस दौरान मौजूद रहे। सीएम ने लोगों से अनुरोध किया है 4 धाम यात्रा रोकें लोग। बड़ी खबर आपके सामने इस वक्त की। सीएम पुष्कर सिंह धामी मालदेवता पहुंचे, जहां पर मालदेवता का उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा भी मौजूद रहे। सीएम ने लोगों से 4 धाम यात्रा रोकने के लिए कहा है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी मालदेवता पहुंचे। बड़ी खबर आपके सामने देहरादून से। मालदेवता का निरीक्षण किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने लोगों से अनुरोध किया है कि 4 धाम यात्रा रोकें लोग। आपके सामने इस वक्त की बड़ी और अहम खबर देहरादून से। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे मालदेवता का निरीक्षण, स्थलीय निरीक्षण उन्होंने किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा भी इस दौरान मौजूद रहे। सीएम ने लोगों से 4 धाम यात्रा रोकने को लेकर अनुरोध किया। इस वक्त की पहुंचे तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया और वहां की स्थिति को जाना। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी निरीक्षण करते हुए नजर आए। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण उन्होंने किया। इस बीच थानों मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुल का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवागमन को सुचारू करने के लिए शीघ्र वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें निरंतर राहत और बचाव कार्यों के साथ ही और भी व्यवस्थाएं यहां पर कहा गया कि और भी व्यवस्थाओं को देखा जाए। कितने साल लग जाते हैं बनाने में? साथ ही विधायकगण अपने क्षेत्रों में हर स्थिति पर निगरानी रख रहे हैं और लगातार सेना से भी संपर्क में हैं। अगर हेलीकॉप्टर की आवश्यकता पड़ी तो सेना से भी मदद ली जाएगी। बरसाती नदियां हैं, नाले हैं, वो पूरे उफान पर हैं। काफ़ी अतिवृष्टि हुई है। अतिवृष्टि के कारण से काफ़ी नुकसान भी हुआ है। जहां पर
काफ़ी घरों में मलबा घुस गया है, पानी घुस गया है, कुछ घर मतलब टूट भी गए हैं और साथ में कई सारे पुलों को और संपर्क मार्गों को बहुत नुकसान हुआ है। इसमें कटाव भी हो गया है और संपर्क मार्ग भी टूट गए हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है हमारा पूरा प्रशासन लगकर जो संपर्क मार्ग हैं, जो पुल हैं, उनके वैकल्पिक मार्ग बनाए जाएं और आवागमन जो है सामान्य किया जाए और जो बचाव और राहत के कार्य हैं वो तेजी से किए जाए। उसके लिए हम सभी से संपर्क कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर इत्यादि की व्यवस्था भी यहाँ पर कर रहे हैं। साथ में सेना के लोगों से भी हम मदद मांग रहे हैं कि रेस्क्यू के लिए जहाँ भी सेना की जरूरत है वो हम सेना भी हमारी मदद करे। तो सेना के लोगों ने भी कहा है कि अभी दिन तक जो है वो इस पर काम करेंगे, व्यवस्था करेंगे। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।